तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह यून और खासकर होमिन ने दियो के केस को सॉल्व किया, और साथ ही हमें होमिन के पास्ट के एक केस को दिखाया गया जिसमें उसने अपनी सहेली के पिता को इंसाफ दिलवाया था। और अब हम एपिसोड 4 की शुरुआत में देखेंगे कि एक आदमी किसी अपार्टमेंट से बाहर निकल कर आता है और उसके पीछे होमिन भी आती है, जो दिखने में काफी परेशान लग रही थी। वो उस आदमी के हाथ पर लगी चोट पर अपना रुमाल लगाती है और उसके चेहरे की तरफ देखती रहती है, लेकिन उस आदमी का चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता। लेकिन इस वक्त होमिन की आंखों में काफी दर्द भरा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कोटेसॉप मिस्टर चेमिन के साथ होता है, जो असल में कोमो फंड का ओनर था। अब चेमिन बताता है कि उसे नंबर 1 पर रहना पसंद है, इसलिए उसने कोरिया की नंबर 1 लॉ फर्म ली एंड सीओ को हायर किया है। इस पर कोटेसॉप कहता है कि हमारी लॉ फर्म भी टॉप 5 में आती है। तो चेमिन बताता है कि वो यूलिम के फाउंडर मिस्टर कोक का एहसानमंद है, इसलिए इस बार वो एक मौका यूलिम को देना चाहता है। अब ये सुनकर कोटेसॉप कहता है, आपका शुक्रिया सर, हम जी जान लगा देंगे। लेकिन चेमिन कहता है कि उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि ये उसका निजी मामला है। तो वो चाहता है कि इस केस को सिर्फ पर्सनल लिटिगेशन लॉयर अटर्नी यून ही संभाले। अब ये सुनकर कोटेसॉप हैरान होते हुए कहता है कि हमारे पास उससे भी बढ़िया लॉयर डोयन है, जो इस काम को और अच्छे से कर लेगा। और वैसे भी अटर्नी यून का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो चेमिन कहता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक उनका पर केस विन रेट काफी अच्छा है, इसलिए अगर अटर्नी यून मेरा ये केस लेते हैं तो मैं अपनी कोमो फंड की एसएमआर कंपनीज का इन्वेस्टमेंट यूलिम में लगाऊंगा, न कि ली एंड सीओ में। अब चेमिन की डिमांड सुनने के बाद ये तीनों काफी टेंशन में होते हैं, और फिर उसके जाते ही डोयन कहता है, लेकिन हमारे कहने पर यून ये केस क्यों लेगा? तो कोटेसॉप कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर किम, जो कि मेरे डैड का राइट हैंड है, वो खुद ये केस अटर्नी यून को दे दें तो शायद वो उनकी बात को नहीं टालेगा। अब आगे यून मीटिंग रूम में जाता है, जहां मिस्टर किम उसे बताते हैं कि हमारे लिए कोटेसॉप कोमो फंड का एक केस लेकर आया है। तभी कोटेसॉप कहता है कि लाया नहीं हूँ, लेकिन लेकर आने वाला हूँ, पर यह केस हमें तभी मिलेगा जब हमारे अटर्नी यून हमारी मदद के लिए राजी होंगे। तभी मिस्टर चेमिन अपना कार्ड देते हुए बोल पड़ता है कि आपके बारे में बहुत सुना है। और मिस्टर किम बताते हैं कि वो कोमो फंड के ओनर मिस्टर चेमिन है, जो हमारे पास अपना पर्सनल केस लेकर आए हैं। अब मिस्टर किम उन्हें बेझिझक केस के बारे में बताने के लिए कहता है, जिसके बाद चेमिन बताता है कि उसे किसी पर मानहानि का केस करना है। फिर किम थोड़ा चौंकते हुए पूछता है कि किस पर करना है। तो चेमिन जवाब देता है कि हाउसकीपर पर। किम पूछता है, पर वजह क्या है, बताएंगे? तो चेमिन पूरी बात बताने लगता है कि हाउसकीपर ने पुलिस में रिपोर्ट की है कि वो अपनी बच्ची को मारता पीटता है, साथ ही उसने मीडिया वालों को भी उसके पीछे लगा दिया है। हालांकि वो अपनी जान पहचान से इस झमेले से निकल तो गया, पर अभी भी डरता है कि हाउसकीपर आगे और कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। इसलिए वो इस मामले को कोर्ट से बाहर या अंदर जैसे भी हो, बिना मीडिया को पता चले खत्म करना चाहता है, क्योंकि मीडिया की एक गलत रिपोर्ट से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब यून पूछता है, लेकिन दूसरी पार्टी ने भी तो कुछ न कुछ सोचकर ये किया होगा। तो चेमिन बताता है कि हाउसकीपर के पास कुछ तस्वीरें हैं, और फिर वो अपने फोन में वही तस्वीरें यून को दिखाता है। फिर यून हैरान होकर पूछता है, पर ये उसने ली कैसे? तो चेमिन कहता है, पता नहीं, शायद उसने पूरा सेटअप किया हो, क्योंकि आजकल मेकअप से चोट या घाव दिखा सकते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, लेकिन वो रोज उसके साथ रहती है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब पहले मैंने सोचा था कि कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा कर दूंगा, पर फिर एहसास हुआ कि कहीं से मेरा कबूलनामा ना मान लिया जाए, इसलिए वो रास्ता भी बंद हो गया। अब मीटिंग के बाद लिजिन यून को बता रहा होता है कि कोमो फंड में कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते हैं। मतलब कि चेमिन इतना पावरफुल है कि मर्डर भी कर दे तो आसानी से बच निकलेगा। उसकी मीडिया में अच्छी इमेज को देखकर लगता तो नहीं है कि वो अपनी बेटी को मारता होगा। तभी यून के पास कॉल आता है, और मिस्टर किम बताते हैं कि वो जो 500 मिलियन की रिटेनर फीस मांगी थी, वो मिस्टर चेमिन ने मंजूर कर ली है। पहले तो बोल रहे थे कि रकम थोड़ी ज्यादा है, पर फिर उसने कहा कि अगर अटर्नी यून कह रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यून कहता है, ठीक है, मैं केस पर काम करना शुरू करता हूँ। ये सुनकर लिजिन पूछता है कि क्या तू वाकई ये केस ले रहा है? तो यून हाँ में जवाब देता है। अब लिजिन ये बातें अटर्नी यून को बताता है, जिस पर वो चौंकते हुए कहती है कि यून तो कभी चाइल्ड एब्यूज, एनिमल एब्यूज या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस नहीं लेते। तो लिजिन कहता है कि वही तो मैं सोच रहा हूँ। हम दोनों जानते हैं कि बच्चों के मामले में वो कितना सख्त है, और जानती हो इस केस से क्या होने वाला है? इस केस के बाद कोमो फंड असल में अटर्नी कोटेसॉप का क्लाइंट बन जाएगा, और फिर वो सेल्स के मामले में सीधा नंबर 1 पर आ जाएगा।
और अगर ऐसा हो गया तो जिस कंपनी के फाउंडर उसके पापा हैं वो उसी का सीईओ बन जाएगा। सोचो फिर हमारा क्या होगा। तभी सेक्रेटरी आकर योन को बताती है कि कोई क्लाइंट बिना अपॉइंटमेंट के आ गया है जिसे डिवोर्स के बारे में बात करनी है, और फिर वो क्लाइंट को देखने चली जाती है। इधर मीटिंग रूम में उसी डिवोर्स वाले क्लाइंट से मिस्टर किम बात कर रहे होते हैं और तभी अटर्नी योन अंदर आती है और क्लाइंट को देखकर चौंकते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। जिसके बाद वो मिस्टर किम से कहती है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है, और किम बाहर चला जाता है। अब किम थोड़ा टेंशन में था। तभी लिजिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि बीवी से भी ज्यादा मुझे इस औरत से डर लगता है। दरअसल अटर्नी योन उसकी जूनियर है, पर आज से कुछ साल पहले जब मिस्टर किम की केस विनिंग रेट बहुत ही ज्यादा खराब थी और उनकी हालत बिगड़ी हुई थी, तब अटर्नी योन उनकी जूनियर बनकर आई और उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसीलिए वो उसकी हर बात मानते हैं, क्योंकि योन के बिना वो कुछ भी नहीं है। अब लिटिगेशन टीम की मीटिंग में यून बताता है कि इस पोहांग वाले केस में हमें वहां जाकर देखना होगा, जिस पर लिजिन कहता है कि ठीक है, मैं ओसांग, हेयोन और चोई को लेकर कल ही पोहांग के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन पोहांग के मेयर वाले केस की सुनवाई भी है, तो हमें 1 हफ्ते की ट्रिप पर जाना होगा। यून कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तभी हेयोन दबी आवाज में होमिन से कहता है कि लगता है तुम ऑफिस में अकेले ही काम करोगी, और फिर लिजिन उसे कानाफूसी करने से मना करता है। तभी लिजिन पूछता है कि ये कोमो फंड वाले केस पर काम शुरू करें, तो यून कहता है कि ठीक है, तुम हाउसकीपर के साथ मीटिंग शेड्यूल करो। आगे होमिन अपना काम कर रही होती है और लिजिन आकर उसे बताता है कि ये मिस्टर चेमिन की हाउसकीपर का नंबर और एड्रेस है। अभी वो फोन नहीं उठा रही और मुझे 2 बजे कोर्ट जाना है, तो तुम जाकर उससे बात करो और पता करने की कोशिश करो कि वो चाहती क्या है। होमिन कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ, और फिर वो उस एड्रेस पर निकल जाती है। अब वो लेडी इतनी ऊंचाई पर रहती है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फिर एक बूढ़ी औरत से पता पूछकर ऊंचाई पर चढ़ते हुए अंत में सही पते पर वो पहुंच जाती है। अब वो दरवाजा खटखटाती है और उस लेडी को बताती है कि वो यूलिम लॉ फर्म से आई है। फिर होमिन उससे पूछताछ करने बैठ जाती है और हाउसकीपर बताने लगती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। जब भी वो उस दरिंदे चेमिन के घर जाती तो सबसे पहले उस बेचारी बच्ची के शरीर को देखती कि उस शैतान ने उसे कितना मारा है। होमिन पूछती है तस्वीरों के अलावा और भी कोई सबूत है क्या, तो वो ना में जवाब देते हुए कहती है कि मैंने हिडन कैमरे लगाने का सोचा था, पर मैं गरीब इतने पैसे कहां से लाती। होमिन पूछती है कि क्या आपने मिस्टर चेमिन को कभी उस बच्ची को मारते हुए देखा है, तो वो बताती है कि चेमिन ने कभी मेरे सामने बच्ची को नहीं मारा, पर जैसे ही चेमिन उसके सामने आता वो बेचारी डर के मारे मेरे पीछे छुप जाती। फिर एक दिन जब हाउसकीपर हमेशा की तरह उसके घर गई तो बच्ची उसे अलमारी में बंद मिली। उस दरिंदे ने बेचारी बच्ची को बहुत मारा था और वो कांप रही थी। लेकिन हाउसकीपर जब उसे अस्पताल लेकर जाने लगी तभी मिस्टर चेमिन एक डॉक्टर को ले आया। असल में उसे डर था कि अस्पताल जाने से उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए अक्सर वो डॉक्टर उसका इलाज करने घर पर आता था। अब होमिन उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो गई, जबकि वो लेडी बताती है कि पुलिस वाले सब मिले हुए हैं, इसलिए कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने मीडिया को भी बताकर देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। होमिन पूछताछ के बाद वापस आकर कहती है कि मुझे तो लगता है कि हाउसकीपर की बातें बिल्कुल सही हैं। लिजिन कहता है इतना जल्दी फैसला मत लो, तो वो कहती है कि उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। लिजिन कहता है तो अब तुम लोगों की आंखों में देखकर केस को सुलझाओगी क्या। और इस तरह जब लिजिन उसकी बात नहीं मानता तो होमिन ये बात यून को बताने लगती है, लेकिन यून भी उसकी बातें नहीं सुनता और कहता है कि अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है, जिसके बाद लिजिन उसे बाहर ले जाता है। वो इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी कोटेसॉप उस पर चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि जब ढंग से काम नहीं कर सकती तो कम से कम काम को बिगाड़ो मत। अब उसका इतना हल्ला सुनकर लिजिन भी दौड़कर आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उस पर भी चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी जूनियर को संभाल नहीं सकता। होमिन को अकेले ही चेमिन की नौकरानी से मिलने तूने भेजा था, ये देख, पढ़ इसको। इसके बाद लिजिन वो मैसेज पढ़ता है जो हाउसकीपर ने चेमिन को भेजा था, जिसमें लिखा था कि देखो, तुम्हारी वकील मुझसे मिलकर गई है, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उसने मुझसे वादा किया कि वो इन योंग को बचाएगी और तुम्हें जेल भिजवाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो अभी के अभी पैसे भेजो। अब कोटेसॉप कहता है कि तुमने क्लाइंट की पीठ पर छुरा घोंपकर ऐसी औरत की मदद की जो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है। सब के सब गवार भरे पड़े हैं यहाँ। और इतना कहकर वो चला जाता है। अब यून भी सब कुछ देख रहा था, पर वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। पर होमिन चुपचाप जाकर छत पर खड़ी हो जाती है और वो काफी दुखी थी। लेकिन तभी लिजिन आकर कहता है कि क्या हो गया मिस इमोशनल, इतनी सी बात पर घबरा गई। मुझे लगता है कि हाउसकीपर ने चेमिन का वॉलेट चोरी किया
और उसके बाद उसकी महंगी घड़ियां भी बेच दी होंगी। पर फिर भी चेमिन ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। पर इसके बावजूद आखिर में वो चेमिन की तिजोरी तक पहुंच गई और फिर जब मिस्टर चेमिन ने उसे काम से निकाल दिया तो उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने उन्हें धमकी दी ये रिपोर्ट करने की कि वो अपनी बेटी को मारते हैं। अब लिजिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताता है कि उसने हाउसकीपर का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, उसे धोखाधड़ी और चोरी की आदत है। तभी होमिन को भी याद आता है कि वहाँ से निकलते समय उस लेडी ने पूछा था कि कहीं चेमिन इस मामले से दिवालिया तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसे उससे कुछ पैसे लेने बाकी हैं। अब जाकर होमिन को समझ में आता है कि उस लेडी ने उसको बाटली में उतारा था। फिर शाम को वो हिम्मत करके यून के ऑफिस में जाती है और कहती है कि मैंने हाउसकीपर का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लिया है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। यून कहता है कोई बात नहीं, पर चलो माना हाउसकीपर ने पहले धोखाधड़ी और चोरी की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर चेमिन ने अपनी बेटी के साथ मारपीट नहीं की। अगर कोई बुरा दिखता है तो उसके इरादे नेक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो आदमी बाहर से नेक दिखता है वो भी तो अंदर से बुरा हो सकता है। ये सुनकर होमिन कहती है जी मैं समझ गई, और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर रात में यून मिस्टर चेमिन के घर जाता है और माफी मांगता है कि हमारे जूनियर ने ठीक से काम नहीं किया। लेकिन चेमिन कहता है कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब संभाल लेंगे। यून कहता है मुझे खाली हाथ आना अजीब लग रहा था, इसलिए बच्ची के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट देखकर चेमिन अपनी डॉटर को बुलवाता है, लेकिन जैसे ही वो आती है तो चेमिन को देखते ही नई हाउसकीपर के पीछे जाकर छुप जाती है। ये देखकर चेमिन बताता है कि वो थोड़ी शर्मीली है और अपनी डॉटर से कहता है कि बेटा पापा के दोस्त को हेलो कहो। और जैसे ही वो हेलो कहती है यून के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उसकी तरफ जाकर उसके सर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, पर बच्ची डर जाती है। अब ये देखते ही यून का दिल टूट जाता है। वो बच्ची से कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बच्ची गिफ्ट को ले लेती है। तभी चेमिन चिल्लाता है। गिफ्ट लेने के बाद थैंक यू भी बोला जाता है, तो ये सुनकर बच्ची फिर से डर जाती है और यून का शुक्रिया करती है। अब हाउसकीपर बच्ची को वापस उसके रूम की तरफ ले जाती है और फिर उसके जाते ही यून पूछता है कि वैसे उसकी माँ कहाँ है। तो चेमिन बताता है कि वो उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। अब अगले दिन यून हाउसकीपर के साथ मीटिंग करता है, जहाँ वो बताती है कि उसने पैसों के लिए ये सब नहीं किया। फिर यून पूछता है कि फिर आपने मिस्टर चेमिन की तिजोरी से पैसे निकालने की कोशिश क्यों की। तो हाउसकीपर बताती है कि वो बच्ची को लेकर भाग रही थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से जो तिजोरी हमेशा बंद रहती है वो उस दिन खुली हुई थी और वो चीज समझ नहीं पाई कि ये एक ट्रैप है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये सारी प्लानिंग इस दरिंदे ने की थी। अब यून कहता है कि इसके बाद भी आपने मेरे क्लाइंट से पैसे की डिमांड की और उन्हें ब्लैकमेल किया। तो हाउसकीपर बताती है कि उसने अपने ही पैसे मांगे थे। रोज कमाकर खाने वाले को इसने महीने की तनख्वाह तक नहीं दी थी। वहीं चेमिन उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। अब यून कहता है देखिए आप पर मेरे क्लाइंट का मानहानि का दावा है। तो पीनल कोड के हिसाब से जो इंसान किसी दूसरे की बदनामी के इरादे से झूठे सबूतों को मीडिया में फैलाता है तो उसे 7 साल की जेल या फिर 15 मिलियन वॉन का जुर्माना देना पड़ता है। ये सुनकर हाउसकीपर जोर जोर से चिल्लाती है और चेमिन को गालियां देते हुए कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही और ये दरिंदा इस बच्ची को मारता है। तभी यून बताता है कि कानून के मुताबिक कोई भी इंसान जो सबके सामने किसी की बेइज्जती करता है तो उसे 1 साल की जेल और 2 मिलियन का जुर्माना देना पड़ता है। अब इसमें बेइज्जती भी जुड़ गई है, तो ठीक है फिर कोर्ट में मिलते हैं। और वो उठकर जाने लगता है, पर हाउसकीपर उसे रोकते हुए पूछती है कि आप लोग चाहते क्या हैं। यून कहता है अपनी हद में रहिए, अगर फिर से हद पार की तो मेरे क्लाइंट को धमकी देने और ब्लैकमेल करने के इल्जाम में जेल भेज दूंगा। अब वो उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखता है और हाउसकीपर पूछती है कि ये क्या है। तो वो बताता है कि ये एफिडेविट है और झूठी शिकायतें ना करने का वादा है और बच्ची के साथ मारपीट का इल्जाम लगाकर केस करने या फिर पैसे ना मांगने का वादा है इसमें। अगर ऐसा कुछ किया तो उससे होने वाले नुकसान का पूरा 3 गुना पैसा भरना पड़ेगा, इसलिए अब इसे पढ़ो और अंगूठा लगाओ। अब हाउसकीपर उस पर अंगूठा लगाने में रोने लग जाती है। मीटिंग रूम से निकलते ही चेमिन कहता है कमाल कर दिया तुमने, चुटकियों में सब सही कर दिया। वैसे मेरे पास और भी ऐसे मामले हैं, तो अगले हफ्ते मिलकर बात करते हैं। यून कहता है क्यों नहीं, और फिर चेमिन बाय बोलकर निकल जाता है। अब यून भी अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है, जबकि होमिन उससे बात करने की कोशिश करती है, पर लिजिन उसे रोक लेता है। फिर रात में होमिन यून को ऑफिस से निकलते हुए देखती है
और अब उससे रहा नहीं जाता। तो यून के पास जाकर कहती है कि आपने खुद कहा था कि हाउसकीपर के पुराने जुर्मों के आधार पर मैं कोई फैसला ना करूं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब यून चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है, जिस पर वो कहती है कुछ तो बोलिए, कम से कम कोई बहाना ही बना दीजिए। तो यून कहता है क्यों बनाऊं, और ऐसा कहकर वो चुपचाप लिफ्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। अब होमिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही पकड़ लेती है और कहती है कि चेमिन की रिपोर्ट मैं करूंगी, जिस पर यून कहता है कि क्या होगा इससे, वो इतना शातिर है कि घर पर डॉक्टर तक ले आया और हाउसकीपर को फंसाकर निकाल दिया। कोमो फंड का ज्यादातर पैसा सबसे ताकतवर लोगों की जेब से आया है और वो ही उनका पैसा वाइट करता है, इसीलिए वो लोग एक छोटे से मारपीट के मामले में उसे जेल नहीं जाने देंगे। और मान लो अगर हमने उसे जेल भेज भी दिया तो क्या वापस आने के बाद वो उस बच्ची को छोड़ेगा? अब इतने में लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और होमिन वहीं पर खड़ी रहती है। पर कुछ देर के बाद यून वापस आकर कहता है गुस्सा तुम पर नहीं था, मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ। अगले दिन होमिन जब ऑफिस आई तो वो खुश थी। तभी वो देखती है कि अटर्नी यून जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद एक लेडी और एक आदमी उनसे मिलने आते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तभी यून ने अपने ऑफिस के प्राइवेसी ग्लास को ब्लर कर दिया तो होमिन ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि अब पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर रात हो गई पर यून अपने ऑफिस से बाहर नहीं आता, लेकिन होमिन भी ढीठ बनकर वहीं बैठी रहती है और फिर सोचती है कि आखिर वो इतना किस काम में बिजी है। अब अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा, लोग उनसे मिलने आते रहे। फिर परेशान होकर वो सेक्रेटरी सीईओ से पूछती है कि ये लोग कौन हैं? तो वो बताती है कि शायद वो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इसके बाद होमिन आज भी रात में देरी तक यून के बाहर आने का वेट करती है, पर वो बाहर नहीं आता। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि यून का ऑफिस बंद है। अब वो सीईओ से पूछती है कि अटर्नी यून कहाँ पर हैं? तो सीईओ बताती है कि उन्होंने कहा था कि कुछ दिन के लिए वो बाहर जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होमिन अब रात में खाना भी ठीक से नहीं खाती और खोई खोई सी रहती है, जिस पर जियून पूछती है कि क्या हुआ तुझे? तो वो बताने लगती है कि अटर्नी यून कुछ दिनों से गायब हैं। क्या लगता है कोई गड़बड़ है क्या? कुछ दिन पहले मेरी और उनकी किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, हो सकता है उसी बात को अपने दिल पर लगा बैठे हों। ये सुनकर सियोल हंसते हुए कहती है क्या कुछ भी बोले जा रही है, अब तेरे कुछ कहने से वो ऑफिस आना थोड़ी ना छोड़ देंगे। फिर आगे रात में होमिन सो भी नहीं पाती तो उठकर तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती है। फिर वो यून के ऑफिस में झांककर देखती है और दरवाजा खोलकर अंदर आती है। यहाँ पर भी यून नहीं होता तो वो उसकी चेयर पर जाकर बैठ जाती है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई। अब सुबह यून आकर देखता है कि होमिन उसकी चेयर पर सो रही है तो वो उसे आवाज लगाता है। अब वो अचानक से खड़ी होकर सवाल पर सवाल करती है कि सर आप कहाँ थे? तो यून कहता है बाहर जाने से पहले अपने जूनियर को बताकर जाना जरूरी है क्या? तो ये सुनकर वो ना में जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी यून उसे रोककर अपना रुमाल देता है और आंखें साफ करने के लिए कहता है। फिर वो अपनी आंखें साफ करती है और रुमाल वापस यून को दे देती है, पर वो नहीं लेता और कहता है अब तुम जाओ। फिर होमिन के जाते ही यून कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास चेमिन का कॉल आता है। चेमिन बताता है कि वो बुरी तरीके से फंस गया है। असल में उसकी बेटी बाहर चली गई है और किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। अब पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी है, जो शायद उसकी बेटी को देखने आई है, पर वो नहीं चाहता कि इस हालत में वो लोग उसकी बेटी को देखें। यून पूछता है कि तुमने उसको मारा क्या? तो चेमिन कहता है जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? तुमने पिछली बार तो अपनी आंखों से ही देखा था, मगर सब कुछ जानते हुए नजरअंदाज किया अपने फायदे के लिए। फिर यून पूछता है कि उसकी हालत कैसी है? तो वो कहता है कि अच्छी नहीं है। अब यून कहता है कि मैं पहुंच रहा हूँ। इसके बाद वो जल्दी से अपने ऑफिस से निकलकर सीईओ के पास आता है। फिर वो ड्राइवर के बारे में पूछता है तो सीईओ बताती है कि ड्राइवर तो अपनी बहन को लेकर अस्पताल गया है और उसने कहा था कि आपको बता दिया है। तो होमिन बताती है कि उसे ड्राइविंग आती है, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से चेमिन के घर पहुंचते हैं। फिर यून कहता है तुम कार में ही रुकना, और वो खुद दौड़कर चेमिन के घर में जाता है, पर यहाँ पर तो कोई भी पुलिस नहीं थी। अब यून पूछता है कि पुलिस कहाँ पर है? तो चेमिन कहता है वो तो चली गई, उन्होंने 2-3 बार बेल बजाई थी, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो खुद ही चले गए। सॉरी, मैंने तुम्हें बेवजह परेशान कर दिया। यून कहता है कि सबूत मिटाने होंगे, पुलिस वापस भी आ सकती है। मैंने डॉक्टर का इंतजाम किया है, ठीक होते ही बच्ची को वापस घर भेज दूंगा। चेमिन कहता है तुम सच में कमाल हो, बच्ची ऊपर है, ले जाओ उसे। अब यून ऊपर जाकर जब देखता है तो बच्ची उसे अलमारी से मिलती है। वो बेचारी काफी डरी और सहमी रो रही थी। अब यून कहता है डरो मत बच्चे, मेरे साथ आओ, यहाँ से चलते हैं। तो ये सुनकर बच्ची उसका हाथ थाम लेती है और वो उसे नीचे लेकर आता है, पर जाने से पहले चेमिन उसे रोककर बच्ची से चिल्लाते हुए कहता है कि अपने अंकल की बात मानना और उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना।
अब यून कहता है कि सब निपटने के बाद कॉल करता हूँ, और गेट से बाहर आते ही बच्ची को गोद में लेकर वो कार की ओर बढ़ता है। अब तक बच्ची बेहोश हो गई थी, इसलिए होमिन इतने में कार का दरवाजा खोलती है और वो भी उसकी हालत को देखकर सहम जाती है। फिर दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसको चेक करने के बाद कहता है कि सर्जरी की तैयारी करो। अब यून पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो डॉक्टर बताता है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। फिर वो दोनों ओटी के बाहर बैठकर वेट करते हैं, लेकिन यून अंदर ही अंदर गुस्से में तप गया था। अब 1 घंटे के बाद जब डॉक्टर दरवाजा खोलता है तो दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ब्लीडिंग तो रुक गई है, पर लाने में थोड़ी देर हो जाती तो मुश्किल था। तभी यहाँ पर वो हाउसकीपर भी चली आती है और रोते हुए कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब होमिन पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे, तो वो बताती है कि वकील साहब ने कॉल करके बुलाया है। होमिन चौंकते हुए पूछती है कि अटर्नी यून ने? फिर वो बताती है कि उस दिन जब उसने पेपर पर साइन किया था तो यून उससे मिलने घर पर आए थे और उन्होंने बताया कि बच्ची की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें चेमिन से दूर रहना होगा। और उन्होंने चेमिन के बारे में कई सवाल भी पूछे थे। तभी होमिन देखती है कि यून यहाँ पर नहीं है और वो दौड़कर बाहर जाती है तो यून टैक्सी लेकर कहीं जा रहा था। अब होमिन भी दूसरी टैक्सी पकड़कर उसका पीछा करती है। यून चेमिन के घर पर जाकर बेल बजाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है। अब वो मार मार कर उसे अधमरा बना देता है और अब वो उसे खत्म करने वाला होता ही है कि होमिन आकर उसे रोक लेती है, लेकिन वो उसे भी धक्का मारकर गिरा देता है। और तभी वहां पर एक अनजान आदमी आकर कहता है बहुत हुआ, और वो सुनकर यून अचानक से रुक जाता है। चेमिन उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। इसके बाद वो यून की तरह हंसते हुए कहता है तुम इसे नहीं जानते, ये कौन है, अब तुम नहीं बचोगे। पर तभी उसके आदमी चेमिन को ही पकड़कर ले जाते हैं और फिर वो अनजान आदमी यून से कहता है कि तुम तो उसकी जान ही निकाल देते, मुझे लगा कि तुम अपने हाथ उसके खून से रंगना नहीं चाहते, इसलिए मुझे बुलाया। अब यून कहता है कि अपना वादा याद रखना, और वो आदमी यून को भी उसका वादा याद रखने के लिए कहता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये आदमी शहर का एक्स गुंडा तेसोंग है, जो सालों से चेमिन के कोमो फंड का इन्वेस्टर भी है। यून ने छानबीन करके पता लगाया और तेसोंग को बताया कि चेमिन ने उसके साथ धोखा किया और पैसों की चोरी की है। जिसके बाद दोनों के बीच में डील हुई और फिर यून ने उसे बच्ची के बारे में बताया और कहा कि उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। उसके बाद मैं पैसों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। जिसके बाद यून और होमिन दोनों अस्पताल में उस बच्ची को देखने चले जाते हैं। अब यून उसे देखकर रोने लग जाता है और दोनों वार्ड के बाहर आकर बैठ जाते हैं। यून कहता है इतना घटिया आदमी बाप कैसे बन सकता है, काश कि इन योंग मेरी बेटी होती। होमिन कहती है समझ सकती हूँ, मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे पिता होंगे। वैसे आपका बच्चा कितने साल का है? अब यून हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो होमिन पूछती है पर आप तो हर फ्राइडे अपने बच्चे से मिलने जाते हैं ना? और यून बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ एक डॉग की देखभाल कर रहा है और वो उसी को अपने बच्चे की तरह मानता है। इसके बाद यून उसे घर जाने के लिए कहता है और खुद यहीं पर रुक जाता है। वहीं इधर चेमिन के साथ भी वही किया जाता है जो उसने बच्ची के साथ किया था। पहले वो लोग उसकी खूब पिटाई करते, फिर डॉक्टर से इलाज करवाते। अब इन योंग भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और जो फीस चेमिन ने दी थी वो इन योंग के अकाउंट में डाल दी गई। वहीं अटर्नी यून ने तेसोंग से किया हुआ वादा पूरा किया और चेमिन का चुराया पैसा ढूंढ निकाला। मौके का फायदा उठाकर बाकी इन्वेस्टर्स भी मुकदमा करने आ गए और चेमिन दिवालिया हो गया। फिर चेमिन को गबन और धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। इसके बाद इन योंग की कस्टडी उसकी माँ को ही दे दी गई, जिसने चेमिन की मारपीट से तंग आकर उससे तलाक ले लिया था। पिछले 4-5 दिनों में बहुत कुछ हो गया था और अब सारा मामला निपट जाने के बाद होमिन ऑफिस आती है। तभी लिजिन आकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। होमिन ये आवाज सुनते ही खुशी के मारे काफी एक्साइटेड हो जाती है। लिजिन कहता है मुझे देखकर इतनी खुशी, हमारे बिना बोर हो गई थी क्या? तभी हेयोन, चोई और ओसांग भी चले आते हैं। जिसके बाद होमिन इन सबको देखकर इतनी खुश होती है कि हेयोन उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर बाद में वो बाकी सबसे कहता है मुझे लगता है कि हमें ऐसी ट्रिप पर जाते रहना चाहिए, कम से कम होमिन तो खुश रहेगी। अब आगे जब होमिन यून के ऑफिस में जाती है तो खोई खोई सी रहती है। यून उसे कुछ बोल रहा था पर उसका ध्यान कहीं और था। अब यून कहता है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? बारिश में भीगने से बुखार हो गया क्या? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, और फिर वो चेहरा छुपाकर भाग जाती है।
अब वॉशरूम में आकर वो खुद से कहती है, सच में जुकाम हुआ है क्या? वहीं अब इधर अटर्नी यून के पास किसी का कॉल आता है और होमिन अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए देखती है कि वो जल्दी में कहीं जा रहे हैं। फिर वो आवाज भी लगाती है कि क्या हुआ, तो यून कहता है कि बाद में बात करेंगे और ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब होमिन सोचती है कि इतना क्या जरूरी काम आ गया। वहीं इधर यून डॉग केयर में जाता है और वोंजू से पूछता है कि इसे क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस पेट खराब हो गया। फिर वो हैज हैज पुकारता है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसे इंजेक्शन लगाया है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। अब यून वोंजू को लेकर साइड में आता है और पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। दरअसल वोंजू उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड था और कमाल की बात तो ये थी कि वो यून के स्कूल का दोस्त भी था। अब यून कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त की एक्स वाइफ से शादी करके? तो वोंजू कहता है कि तेरे डिवोर्स के 2 साल बाद मैं योना से मिला हूँ, तो इसमें शर्म कैसी? अब ये दोनों झगड़ रहे होते हैं कि तभी योना आकर इन्हें चुप कराती है, जिसके बाद वोंजू यहाँ से चला जाता है। लेकिन यून देखता है कि योना प्रेग्नेंट है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। बेचारे यून भाई की किस्मत बहुत ही खराब है। खैर, देखते हैं कि अगला एपिसोड इसकी जिंदगी में क्या नयापन लेकर आता है। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।